हेलो। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑफलाइन सेंटर और ऑनलाइन सेंटर पे भी स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है उसके आगे कंटिन्यू करा जाए कि क्या क्या किए थे हम लोग। तो जो टॉप 100 क्वेश्चन चल रहा था उसमें से हम लोग 55 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लोग 56 से लेकर 100 तक करेंगे। आप इनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन फास्ट मोड में भी कर लेंगे तो कुछ कंसेप्ट आपके इसमें नए मिलेंगे जो अभी नए लेटेस्ट पूछे गए पेपरों में। उस पर कुछ सवाल हमने बना दिए हैं और कुछ सवाल दे दिए हैं। तो आइए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखा जाए। बोल रहा है कि यदि किसी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है? 7 वर्षों में इतना है। तो देखिए 7 वर्ष में आपको दिया हुआ है कि 7 वर्ष जब होता है तो 14,522 रुपया ब्याज मिलता है। अच्छा 11 वर्ष जब होगा, 11 वर्ष, तो उसका लिखा हुआ है कि 11 वर्षों में कितना है? 18,960। तो ये हो गया 18,960। तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा और 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। ये 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 4 गया 4। तो आपके पास ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 10 में से ये हो गया 2 तो 8 हो गया, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4। तो 4 साल का आपका ब्याज है 4438 रुपये। तो आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने? 906 था ये, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 906 था ये, 1 मिनट ये गड़बड़ हो गया। ये आपका था 18,906, 18,906 था और ये 14,522 था, ये 14,522 था। तो अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 में से 2 गया 4 और ये 10 में से 2 गया 8 हो गया। 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 4 गया 4। अब हमको 4 साल का ब्याज पता चल गया तो हम 1 साल का निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम में 4, 0 लगेगा, 4 9 36 और 2 4 6 24। जो 1 साल का हम लोगों को ब्याज मिला है वो 1,096 रुपया मिला है। तो हमको कौ साल का ब्याज निकालना पड़ेगा? क्योंकि 7 वर्षों के बाद जो मिश्रधन हो रहा है वो हो रहा है 14,522। तो इसमें 7 साल का ब्याज छुपा हुआ है, इसमें 7 साल का ब्याज छुपा हुआ है। तो 1 साल का तो निकल गया, 7 साल का निकाल लीजिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1096 में। 7 6 के 42 का 2, फिर लगाए 4, 7 9 63 और 4 67, फिर लगा है आपके पास 6, 700, तो ये हो गया 6 और 7 एकम में 7, तो 7672 रुपये जो है वो ब्याज हो गया 7 साल का। तो हमारा जब आंसर करना होगा मिश्रधन का तो देखिए ये 7 साल में हुआ है तो इसमें 7 साल का ब्याज छुपा है यही वाला। तो 14,522 में से आपको हटाना पड़ेगा 7672। तो ये करेंगे 0 और 12 में से 7 गया 5 और ये आपका हो गया 14 में से 6 गया 8 और ये आपका हो गया 14 में से 6 गया 8 और ये 13 में 7 गया 6, तो 6850 रुपये। तो आंसर ए आपका सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो बहुत आसान सा सवाल है, आप सक्सेसिव लगा लीजिए या एक फार्मूला ऐसे होता है 34 + 34 + x + y वाला जो ये करते हैं, इससे भी आसानी से लगा लेंगे। इसको लगाने के 3 तरीके, या 100 मान के लगा लेंगे तब भी आ जाएगा। ये आसान दिख रहा है, इसी से लगा लीजिएगा। यहाँ है 34 × 34 और बटा में कितना हो गया 100, x + y x y, तो 34 34 कितना हो गया 68। अब प्लस देखिए ये इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यूनिट डिजिट में 4 चौके 16 है तो यूनिट में 6 आना चाहिए, किनारे किनारे 6 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। बता रहा समझ में? आप 68 में ये वाला गुणा करके जब जोड़ेंगे 34 का स्क्वायर करके निकालेंगे तो ये 34 का स्क्वायर 100 से भाग देंगे। आप एक बार करके देखिएगा कितना आसान सवाल है ये। 34 में आप जब 34 का स्क्वायर निकालेंगे तो निकाल भी सकते हैं। 34 का स्क्वायर भी आपको यूट्यूब पे सिखाया है, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, सारा कैसे निकालेंगे। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 में से 56 हो गया, 2 कैरी लगा हुआ है तो इसमें से 34 में से ये 16 चला जाएगा तो 14 18, ये 34 में से 16 जाएगा तो 14 में से 6 गया 8 हो गया, 2 में से 1 18 हो गया, 18 का आधा 9, 1156 आ गया। तो ये 11.56 हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए आ गया ना 5 6, तो हो गया आंसर। आप ना कोशिश करिए जब भी सवालों को देखिए कि लास्ट डिजिट देख लें या तो लास्ट का 2 डिजिट देख लें तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखिए ये हो गया। 58 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि 3 जो है यहाँ पे 3 और फिर से 3 का पावर जो है वो 1 है, एक तरह से यहाँ 1 मान सकते हैं आप ना। 3 की पावर 2 है, फिर उसके बाद 3 की पावर 3 है, फिर ऐसे करते करते 3 की पावर कितना है 8। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। तो आपको एपी पता होगा, समांतर श्रेणी बोलते हैं। जीपी क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी होता है ना।
अब जीपी के जोड़ने का ये जीपी ही है, क्योंकि आगे वाला पावर बढ़ रहा है, अगला से पिछला को भाग दे रहे हैं, तो ए बराबर कितना आ गया है 3। जब आर निकालेंगे तो 3 की पावर 2 को अब डिवाइड करेंगे ना, 3 की पावर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कट गया, तो 3 आ गया। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 और ए की भी वैल्यू क्या थी 3 थी। अब एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू आपका 8 है। ठीक है, अब एस एन पदों का जोड़ का फार्मूला होता है एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान में आर माइनस 1, यही होता है। ये आपको अब 3 फार्मूले बता दें, नोट कर लीजिएगा। एस एन निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान में आर माइनस 1। इसमें क्या होता है कि आर ग्रेटर होता है 1 से। अच्छा, जब आर लेस होगा 1 से तो क्या होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन बटा में 1 माइनस आर। अच्छा, आर जब लेस होगा और इनफाइनाइट पदों तक रहेगा तो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस आर। ये दोनों केस हैं कि आर लेस होगा 1 से, ये भी आर लेस होगा 1 से। आर लेस होने का 1 से क्या मतलब है, देखिए आर की वैल्यू यहाँ 3 आई है तो 1 से बड़ा है। जब 1/3 आ जाता है तो 1 से छोटा हो जाता है। तो जब 1 से छोटा हो जाता है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। और जब 1 से छोटा हो जाता है तो ये लगाते हैं। लेकिन ये कब लगाते हैं, जब एस इनफाइनाइट रहता है, मतलब इनफाइनाइट तक ये पद हो जाता है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक तब हो जाता है। नहीं तो ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए हम इसको लगा रहे हैं, तो ए की वैल्यू बताइए कितना है। ए की वैल्यू आपके पास 3 ही है और आगे ब्रैकेट लगा हुआ है। आर की वैल्यू भी 3 है, 8 है माइनस 1 है और बटा में कितना है 3 माइनस 1 है। अब देखिए 3 की पावर जब 8 निकालते हैं आप, ये आपको याद नहीं होगा, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसका मान जो होता है वो 65-61 होता है। 65-61 3 की पावर 8 का मान है। अब माइनस 1 करेंगे और बटा में क्या करेंगे 2, तो ये 60 हो गया। तो 3 गुणे 65 60 और बटा में कितना हो गया 2। तो इसको कटा लेंगे आप आराम से। तो देखिए 0 आएगा, 2 से कटेगा तो 9 किनारे होना चाहिए, 9 नहीं 3 है ना। अच्छा 1 मिनट रुक जाए, कटा दें इसको। 2 3 2 दूनी के 4 और 2 8 16 ना 0। अब इसको आप करेंगे जब 0 0 तो 3 8 24, तो 0 और 4 होना चाहिए, तो 0 4 इसके आंसर में है तो हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग फास्ट करिए। कैसे लास्ट के 2 डिजिट से ही हम लगा देते हैं या लास्ट इकाई वाले से लगा देते हैं, उसको कोशिश करेंगे ना तो ये पूरा गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये आप कटा लीजिएगा, कटा के गुणा करेंगे तो यही आएगा। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई में जीपी के सवाल आए थे तो ये कॉपी पेस्ट चलता रहता है, तो कॉपी कर देंगे वहाँ से लोग यूपीएसआई से, यूपी पुलिस में तो जीपी के सवाल आए थे तो उनसे ये तीनों फार्मूला हमने लिखा दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर दूरी पर देखता है। चोर सिपाही का कई सवाल आपको करा दिए। चोर पकड़ेगा 3 बजे निकलेगा तो वो 4 बजे निकलेगा, तो वो कब पकड़ लेगा, कितने देर में, तो सारे टाइप हैं। देखिए चोर जो है 200 मीटर दूरी पर देखता है, तो ये 200 मीटर का दूरी हो गया है, बीच में गैप 200 मीटर का है। ये जो चोर है वो 6 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू करता है, यहाँ पे कहीं ये होगा आगे, और ये पुलिस इसको 8 किलोमीटर पर आवर से इसका पीछा करना शुरू करता है। तो आपको पता है कि जब मिलने का समय बराबर होता है, जब मिलने का समय जब बराबर होगा, ये मिलने का समय कैसे बराबर है, चोर मान लीजिए भाग रहा है यहाँ से, आप देखेंगे तो ये मान लीजिए कि चोर है, ये पुलिस है, तो ये भी 9 बजे भागा, ये भी 9 बजे भागा, दोनों 9 बजे भागे। तो जब भी ये इसको पकड़ेगा जाके, कहीं भी जाके इसको पकड़ेगा तो सेम टाइम पे पकड़ेगा। मान लीजिए 9:45 पे पकड़ा तो ये भी 45 मिनट भागा, ये भी। तो जब समय बराबर होता है तो चालों का अनुपात ही जो होता है वो दूरियों का अनुपात होता है। तो चालों का अनुपात ही दूरियों का अनुपात होता है। तो देखिए चाल आप चोर का निकालेंगे और चाल आप पुलिस का निकालेंगे। ये चोर से लिख दिया ना, तो ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 8। तो आप इसी को कटा दीजिए, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गैप 1 का है, 1 का मान 200 है, तो 3 का मान कितना आ गया 600 और 4 का मान कितना आ गया 800। तो देखिए जब ये भागेगा पुलिस 800 मीटर तो चोर कितना भागेगा 600 मीटर। तो क्या हो गया, ये क्या पूछा गया, पकड़ने से पहले चोर कितनी दूर भागेगा। तो पकड़ने से पहले चोर कितना भागेगा 600, तो आंसर हो गया। पुलिस पूछता तो आप भगाते इसको कितना 800। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ये एक एक लाइन के सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो चालों का अनुपात ही किसका अनुपात होता है, दूरी का। तो ये चाल का भी अनुपात है दूरी का, तो हमने यहाँ कटा के छोटा कर लिया, इसको लगा दिया। ऊपर वाला चला हुआ है किसका, चोर का, नीचे वाला चला हुआ है पुलिस का। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठ शंकु का आपको बता चुके हैं, एक बार आप देख लीजिए। शंकु का जो आयतन होता है, हम 3 फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। आयतन शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ। तो एक वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का आंसर क्या होता है पाई आर एल, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का आंसर क्या होता है,
जब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, तो ये होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो भी शंक्वाकार चीज़ होता है तो पहले तो वो ये वक्र पृष्ठ हो गया, नीचे का जो उसका पेदी है तो वो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल ये दोनों जोड़ना पड़ेगा संपूर्ण के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए नहीं जोड़ना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। ये है वॉल्यूम, ये है टोटल सरफेस। ठीक है, आइए देख लीजिए, अब लगा लीजिए इसको। देखिए ये आधार की त्रिज्या कितना है इसका, एक ये कोण है, आपको हम कोण यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं 3D शेप में। देखिए ये कोण, यही कोण है आपका, तो ये आपका कोण यहाँ पे आ गया। अब इस कोण में ये वाला जो दिया हुआ है आपको, ये जो कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, और ये कितना दिया है? 6 दिया हुआ है। तो आपको भी पता है जब पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 64 36 100 हो जाएगा, तो वर्गमूल निकल के कितना हो जाएगा? 10। ये आता होगा आप लोगों को, ये कर्ण निकाल लेंगे ना पाइथागोरस लगा के, हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसकी तिरछी ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई? एल को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, और हाइट आपका कितना हो गया? h, और r आपको कितना दे दिया? 6। अब आप क्या करेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो पाई आर एल आएगा, तो पाई आर एल निकालिए, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान हमको दिया है 6 और एल का मान दिया है 8, यही दिया हुआ है। पाई आर एल हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर निकालना तो पाई आर का 22/7, आर स्क्वायर कितना होता है? 6 × 6, यही होता है। हम 22/7 दोनों में से कामन ले ले रहे हैं, तो कामन आ जाएगा 22/7, 8 छके 48 और 6 छके 36। तो आप इसको जोड़ देंगे दोनों को, 6 8 14 का 4, फिर लगा आपके पास 1, 8 6 14 का 4, 1 लगा, 4 3 7 1 8 इंटू कितना हो गया? 22 और बटा में 7। हम इसको गुणा कर देंगे, 22 चौका 88 का 8, फिर लगा है हमारे पास 8, 22 8 है, निकालेंगे तो 22 8 में निकालेंगे तो 198 हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 22 8 से निकालेंगे तो 8 दूनी 176 हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 और 1, 8 दूनी 16 170, 176 था ये। अब 22 चौका 88 का 8, तो 8 था ना, तो 8 6 14 का 4, फिर 1 लगाया, 7 1 8 और 100 कितना हो जाएगा? ये 1 8 4 18 हो जाएगा। भाग करना आपको किससे? 7 से, तो 7 दूनी कितना होगा? 14, 7 दूनी 14। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या पूछा था हम लोगों को? संपूर्ण पृष्ठ ही तो पूछा था। व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन? होल सरफेस एरिया जब होगा, रेडियस बेस रेडियस ही तो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस 8, तो एल हो गया, तो पाई आर एल, तो पाई और आर और एल, आर हो गया एल हो गया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो हमने इसको कॉमन ले लिया पाई आर बाई को, 8 छके 48 और 6 छके 36, 8 6 14 का 4, 1 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 22/7। तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है? 22 चौका 88 का 8, फिर 8 लगा, 22 8 176 और 8, 8 6 14 का 4, 7 1 8 100, ये हो गया। हम यहाँ पे भाग देंगे इसको 7 से, तो 7 दूनी 14 और कितना बचा है? 4, 7 छके 42, 7 चौके 28, 268 आएगा इसका आंसर। 7 दूनी 14 का 4, फिर आगे कितना लगा है? 4, 7 छके 42, 7 चौके 28, तो 268 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। कुछ गड़बड़ है इसमें, या तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो हम लोग निकालते हैं वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ निकाल लिए, और ये क्या निकाल लिया? यही तो पूछा जा रहा है हमारे हिसाब से, तो यही है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व वाला और ये बेस वाला यही होगा। आप देख लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं हो सकता, आंसर मिस्टेक हो गया और कोई किसी आंसर में 268 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं हम, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। एक बैग में लाल हरे नीले पेन है, लाल नीले और हरे पेन दिए गए क्रम जो है इनका है 7:4:9। तो देखिए यहाँ पे 7:4:9 में है, ये लाल है रेड वाला, ये हरा है ग्रीन वाला, और ये लाल और हरा और नीला ये ब्लू वाला, अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, बैग में पेनों की संख्या भी दे दिए, तो ये आसान सा सवाल हो गया ना। 9 4 13 और 7 20, 20 का वैल्यू आपको दे दी है 320, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे 320/20 करके, तो ये कितना आ जाएगा? 16। 1 का वैल्यू 16 आ गया। अब किसका बताना है? उसमें कितने लाल पेन है? लाल माने रेड ना, तो 7 का निकालना है, तो 7 × 16, 16 7 112 होता है, तो 112 हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए कुछ देर नहीं करना, आपको आगे चलना है। ठीक है, आइए आगे वाले क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है? साहनी जो है सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर भुगतान करती है, और रितिका जो है वाई की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर रही है।
यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल 37% हो जाती है। देखिए अब आप आराम से यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका 33% है और इसका 40% है, और ओवरऑल पे जो कर आ रहा है टैक्स वो कितना आ रहा है 37%। इसका ये मतलब है कि आप एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं। एलिगेशन तभी लगाया जाता है जब दो पार्ट में आप कोई चीज़ बांटे हुए हैं और बीच का एक रास्ता निकल के आ रहा है। जैसे दो तरह के चावल मिला रहे हैं, एक मिक्स होकर आ रहा है, दो तरह से गाड़ी आप चला रहे हैं, एक धीरे एक तेज, एक बीच का रास्ता एवरेज निकल के आता है। तो जब भी कोई बीच का रास्ता निकल के आया करे तो आप एलिगेशन लगा लेंगे, सबसे आसान तरीका होगा। एलिगेशन से कितने सवाल लगाए जा सकते हैं हम एक वीडियो बनाएंगे, 50 टाइप के सवाल आपको कराएंगे एलिगेशन से कैसे लगा लेते हैं। ठीक है, आइए इसको लगा देते हैं एलिगेशन से। देखिए जो सुहानी है वो एस की वैल्यू आपको दिया हुआ है 30% लगा रही है ये, और इधर से ये कौन नाम है, सुहानी के बाद ये जो है रितिका है, तो रितिका जो है ये लगाती है 40%। ओवरऑल इनको कितना मिल जाता है 37%। अब आप इनमें डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस तो आता ही होगा कि इस तरह से इधर निकाल दिया जाता है और इधर से इधर निकाल दिया जाता है। इसमें कितने का डिफरेंस आ गया 7 का, इधर कितने का आ गया 3 का। मतलब सुहानी 3 रुपये लगाती है और रितिका 7 रुपये लगाती है, लेकिन ये 3 नहीं लगाती है, तो लगाती है 90 पे 3 जीरो। ठीक है, 90 पे 3 जीरो लगाती है, तो एक का मान निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो 3 पे 3 जीरो हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है कि y का मान बताइए वो कितना लगाई, तो y का 7 का बता देना, तो 7 ही का बता देंगे, तो 7 तरीके 21 पे कौ जीरो आ जाएगा 4 जीरो। तो आइए आसानी से आप लगा लेंगे 21 पे 4 जीरो। अब देख लीजिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा हम हल्का सा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ये देखते रहिएगा, कुछ है नहीं, बस आपको देखना ही तो है। कह रहा है ये प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। ये 5 घंटा रोज काम करके 8 दिन में लगा 8 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मतलब 8 दिन 5 घंटा काम कर रहा होगा, तो 5 घंटा 5 घंटा 5 घंटा, तो 5 8 है 40 घंटा। तो ए किसी काम को आप सीधा सीधा बोलेंगे तो ये कर सकता है क घंटा में 40 घंटा में, और बी उसी काम को क घंटा में कर सकता है। ये 10 दिन तक करता है 8 घंटा लेके, तो 10 8 है 80 में, तो 40 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। तो 40 दूनी 80, 80 एकम में 80 हो गया। अब ये आप अगर इनको देखेंगे 10 ये था ना, 10 ही तो था, 8 5 40 और 10 6 60। 1 मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखिए 5 8 40 और 6 दाम में 60, तो ये 60 होगा ना, ये गड़बड़ हो गया। ये आपका 10 6 60 हो गया, नीचे वाला 8 पढ़ा गया, ये 10 6 60 हो गया। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 60 40 का, तो कितना हो जाएगा 120। तो 4 3 12 और 6 दूनी 12। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 और इसकी एफिशिएंसी 2, काम कुल कितना है 120। अच्छा, अगर इन्हीं को हम इन्हीं से करा दें ऐसे करके, तो 3 दो कितना हो गया 5, तो क घंटा में ख़त्म हो जाएगा, 24 घंटा में ही काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करें, प्रतिदिन 8 घंटा, अच्छा काम कुल खत्म कितने में हो जाएगा 24 घंटे में, लेकिन रोज 8 ही घंटा अगर करवाना होगा तो कितना दिन होगा, तो 8 घंटा को एक दिन माना जा रहा है, फिर 8 घंटा को एक दिन, 8 घंटा को एक दिन, तो 24 घंटा को क दिन माना जाएगा 3 दिन। तो आंसर आपका होगा 24 अब बटा में कितना 8, तो क दिन लग जाएगा 3 दिन, क्योंकि 8 घंटा ही काम कोई करता है तो उसका एक दिन बीत जाता है। जैसे आप आते हैं क्लास करने 4 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा में आपका पूरा दिन बीत जाता है, आपका हो गया ना एक दिन। एक दिन कैसे हो गया 4 घंटे का एक दिन हो गया। तो कोई बोलेगा आप 16 घंटा हम पढ़ाएंगे तो क दिन के बराबर हो जाएगा 4 दिन के, वही कंसेप्ट हम लगाएं यहाँ पे। ठीक है, इसके भी सवाल कराएं, ये नए सवाल है, 2 साल 1 साल पहले के सब सवाल है, अभी ये ट्रेंड में है, इनको पूछा जा रहा है। ठीक है, 63 नंबर के बाद ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना होगा आप। 64 नंबर देख लेंगे। कह रहा है कि 10%, 12%, 20%, 25% के क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बताइए, सिंगल डिस्काउंट कितना होता है, तो वो बता दिया। अब सिंगल डिस्काउंट निकालने के भी आपको 3 तरीके बताएं, या तो आप ऐसे एक्स वाई से लगा के बता लीजिए, या तो बटा से लगा लीजिए 100 करके। तो 100 करके आसान पड़ेगा। मान लीजिए 100 रुपये का वस्तु पे दाम छपा हुआ है, 12% का छूट दिया, 12% का छूट दिया तो कितना हो जाएगा 88% बच जाएगा, 88 बच जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बच रहा है। 20 का छूट दे रहे हैं तो कितना बच रहा है 80 बच रहा है, और 25 का छूट दे रहे हैं तो कितना बच रहा है 75 बच रहा है। तो ये बच रहा है, तो 100 से 100 कट गया, इधर कटा लीजिए 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 ना, और 4 से 4 कट गया। अब आप यहाँ देखेंगे आपका तो 3 8 24 का, 3 8 24 का 4 और फिर लगा है 2, 3 8 24 और 2 26 और बटा में 5, तो इसको भाग देंगे तो 5 5 25 और 1 गया है, तो 5 दूनी 10 और 5 8 40, 52.8 बचा किसमें से 100 में से। तो 100 में से इतना बचा तो छोड़ कितना दिया, तो घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 52.8 हटाएंगे तो 0.2 बचेगा, 48 बच जाएगा, 48 नहीं 47, 47.2 बचेगा। 52.8 घटाएंगे 100 में से ना, घटा दे रहे हैं यहाँ पे, 100 में से आप 52.8 घटाएंगे तो यही बचेगा ना,
10 में से 8 गया 2 हो गया, ये 9 में से 2 गया 7 हो गया, और ये 9 में से 5 गया 4, तो 47.2% बचा। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कई तरीके हैं निकालने के, 3 तरीके हैं डिस्काउंट निकालने के, तीनों डिटेल में आपको समझाते हैं। ये 100 मान लिए, 12 छोड़ दिए तो 80 बचा, 20 छोड़ दिए तो फिर 80 बचा, फिर 25 छोड़ दिए तो फिर 75 बचा, तो ये बचा इतना। तो हमारे 100 में से इतना बचा, तो कितना छोड़ा तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा कि राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो राम ने कितने रुपए में खरीदा था, तो देखिए मान लीजिए कि राम ने 100 रुपये में खरीदा था। अब ये इसको उठा के बेच दे रहा है, राम मोहन को बेच रहा है 20% लाभ पे, तो यहाँ पे 120/100 कर लीजिए। ये पैसा कौन दे रहा होगा, मोहन, क्योंकि राम का तो 100 रुपये का था, राम का 100 रुपये का था, ये बेच दिया मोहन को 120 पे, और मोहन इसे श्याम को बेच दिया उठा के 140 पे, तो 140 कर दीजिए ताकि जुड़ा हुआ निकल जाए। अब ये जुड़ा हुआ निकल के कितना पैसा हो गया, 1430 रुपये, 1430 रुपये आ गया। तो अब आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो अब x का मान अगर निकालना होगा तो इसको कटा लीजिएगा, 20 छके 20, 1 5 हो गया। ये हम आपको फ्रैक्शन से भी बताते हैं, फ्रैक्शन से भी आप लगा सकते हैं इसको। यहाँ पे 20 7 4 से और 20 5 100। अब ये हो गया 1430 गुणे 25 बटा में कितना हो गया 7 × 6, 7 × 6 माने 42 हो गया। अच्छा देख रहे हैं कि ये 7 से कट नहीं रहा, तो आंसर आपका पॉइंट में होगा, एक ही आंसर पॉइंट में दिया है, ये आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये बिना लगाए ही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बिना लगाए आंसर हो जाएगा। क्यों बिना लगाए हो जाएगा, देखिए 7 का मल्टीपल इसमें है नहीं और 7 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, इसका मतलब आंसर पॉइंट में आएगा। और एक ही आंसर था तो हो गया आंसर, 2 आंसर रहता तो भाग देना पड़ता, आप इसको भाग दे के देखिएगा वहीं आंसर आएगा, ठीक है। 65 हो गया। अच्छा अब ये वाला पोर्शन आपका हो गया। ये कल 65 कराने वाले थे लेकिन कुछ कारणों से नहीं करा पाए थे आपको, अब अगला वाला करा देते हैं 65 के बाद जो 35 बच गए, ठीक है, तो वो देख लीजिए। ये 66 से ये आपके क्वेश्चन शुरू हो गए, तो 66 से ये देखा जाए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है वो 29,750 हो जाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार 12% का लाभ कमा लेता। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए 15% की छूट देने के बाद कितना हो जा रहा दाम इसका, 29,750 हो जा रहा है ना। 15% का छूट देने के बाद हो रहा है 29,750, इसका मतलब ये किसका मान है, 85% का। तो 85% का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 29,750, 85% का वैल्यू है, तो हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 29,750 और बटा में क्या करना पड़ेगा, 85। अच्छा क का निकाल दें हम 100 का, अगर हम 100 का निकाल देंगे तो किसका मान आ जाएगा, क्रय का आ जाएगा, क्रय का। ये मतलब वो जो उस पर छपा होगा उसी पे, क्योंकि छूट दिया जाता है छपे हुए पे, लेकिन जो छपा हुआ निकलेगा ना उसी पे 12% का लाभ होता है। इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। 15 का छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का दाम ये है, इसका मतलब जब 15 छोड़ दिए तो 85 बचा, तो 85 का जो वैल्यू है, तो एक काम वैल्यू पहले निकाल रहे हैं हम, 5 से कटा दे रहे हैं, 5 17 85, 5 से कटाएंगे तो 5 5 25, 4 आ गया ना, 4 आ गया तो 5 9 45 हो गया, 5 9 45, 2 5 5 25, ये हो गया। इसका मतलब अब 17 से इसको डिवाइड करें ना, 17 से, 17 3 51, 51 के बाद आ गया 17 5 85, 350 आ गया। इसका मतलब 100 का निकालेंगे तो 350 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये जो उस पर छपा हुआ था ये आया, ये प्रिंट करा गया है। अगर ये इसी पे बेच देता तो इसको 12% का लाभ होता। अब यहाँ से ये 112 का मान है, यहाँ से ये 112 का मान है, 35 पे 2 0 3 0। अब आप 1 का निकाल के फिर 100 का निकाल लीजिए, तो 35 पे 2 0 3 0 बटा में 112। अब हम यहाँ से इसको कटा ले रहे हैं, ठीक है, कटाते हैं इसको कैसे, 16 से कटा दें क्या, 16 7 से कटा दे रहे हैं, 7 कम में 7, 4 है, 7 6 के 42, 7 5 6 35 हो गया। अब आप इधर 16 ही से कटा लीजिए इसको, 16 से कटाएंगे और कितने का मान निकालना, 100 का। 16 से हम कटा ले, 16 चौके 64, 16 चौके 64 तो 6 बचा है ना, और 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48, तो 12 बचा है, 12, तो 16 7 112 होता है, 16 7 1 12 और 16 5 80, ये हो गया। तो हम जब 100% का मान निकालेंगे तो ये 43 7 5 और ये 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, तो 43 7 5 2 जीरो हो जाएगा। ये क्या निकाल दिए हम, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य तो बताना था ना। 15% की छूट के बाद वॉशिंग मशीन 2900 इतने की होती है, तो 85 का मान था, तो 1 का मान आ गया था ये 17 से 17 थी 51 और कितना आ गया था 8 आ गया, तो 85 17 5 85, ठीक हो गया।
ये हो गया 100%। अब बोल रहा है कि यदि कोई छूट ना दी जाती तो ये दुकानदार को 12% का लाभ होता, मतलब ये 112 का मान है। तो हम एक का मान निकाल लिए, कहाँ गड़बड़ कर दिए, 7, 4 से कटाएंगे तो 4, 7 से कटाएं, 7 कम में 7, 4 गया, 7 6 42, 7 5 35, 7,000 हो गया। अब 16 से कटा रहे हैं तो 16 चौके 64, 6 लगा है ना, 64 6 70, तो 16 तियाँ 48, 48 के बाद कितना बच गया, 48 2 50 2 60, 12 बच गया तो 120, तो 16 7 112, 8 बचा, 16 5 80। तो फिर गड़बड़ क्या कर रहे हैं हम, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो इसमें कहाँ गलती हो रहा है, 15% की छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन का इतना है तो ये 85 का मानता है, तो हमने निकाल दिया। यदि कोई छूट ना दी जाती तो उसे 12% का लाभ होता है, इसका मतलब यही इसी पे बेच देते तो 12% का लाभ होता। तो ये 112 का मान है, तो 112 का मान है, तो गलती कहाँ हो रहा है ये समझने वाला बात है। 35,000 तो इस तरह आ रहा है, तो 112 का मान ये है, तो 100 का निकालेंगे तो इससे कम ही आएगा। हम गलती यहीं पे कहीं कर रहे हैं, रुकिए हम देख ले रहे हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। जब 112 का ये मान है, जब ये 112 का मान है तो एक का निकालेंगे तो 35,000 बटा में 112 हो जाएगा। और किसका निकालना, हमको 100 का निकालना है। यहीं पे हम 100 का निकाल रहे हैं, देखना है कहाँ गलती कर रहे हैं। 100 का यहीं पे निकाल दे रहे हैं, 100 का निकाल देंगे तो आ जाएगा। 7 से कटा दे रहे हैं, 7 से कम में 7 और 4 गया है, तो 7 6 42 और 7 5 35 हो गया। अब आपके पास ये बचा 50। अच्छा, पिछली बार गलती यहीं पे लिखे थे ना, यहीं गड़बड़ था। यहाँ पे देखिए ये 50 यहीं पे गलती हो गया। 16 तियाँ 48, 2 बचा है, तो 16 एकम में 16, कौ बचा है 4, 16 दूनी 32, कौ बचा है 8, 8 तो 80 हो गया, 16 पचे 80, 0 31 250, 31 250 ये वाला आंसर है। तो एक मान कहाँ गलती हो रही है, कटाने में गलती हो गया, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर। प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग कर सकती है। देखिए प्रतिमा माने P मान लीजिए और दीक्षा माने D मान लीजिए। तो ये हो गया, प्रतिमा किसी कार्य को करती है 10 घंटे में और दीक्षा इस काम को करती है 15 घंटे में। तो एलसीएम आप 15 10 का ले लेंगे 30, तो 10 तियाँ कितना हो गया 30 और 15 दूनी 30। मतलब जो इसकी कैपेसिटी देखेंगे प्रतिमा की तो 3 है और दीक्षा की देखेंगे तो 2 है। ये सवाल ये है कि 4 घंटे अकेले टाइपिंग करने के बाद कौन कर रहा है 4 घंटे अकेले, प्रतिमा काम छोड़ देती है, प्रतिमा काम छोड़ दे रही है। तो प्रतिमा 4 घंटे अकेले टाइपिंग करती है, तो 4 घंटा में कितना टाइपिंग कर दी होगी, 12 कर दी होगी। तो 30 में से 12 आप हटा लीजिए तो कितना बच जाएगा 18। अब 18 छोड़ देती है तो दीक्षा शेष टाइपिंग करती है कितने घंटे में, तो दीक्षा कितना समय लेगी, तो दीक्षा जो समय लेगी वो लेगी 18 और इसका कैपेसिटी कितना है 2, तो क घंटा लेगी 9 घंटा। तो आंसर इसका होगा 9 घंटा। ठीक है, ये आसान सवाल है, देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन बताइए। कल ही आपको घन के बारे में सब बता दिए। घन का अगर आयतन निकालना होगा फिर से बता दे रहा है। घन का आयतन जो होता है वो a क्यूब होता है। घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 6a स्क्वायर। और घन का अगर लेटरल सरफेस पूछेगा, वक्र पृष्ठ पूछेगा, ये वक्र बोलते हैं इसको, पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं, वक्र नहीं पार्श्व पृष्ठ बोलेगा। तो पार्श्व पृष्ठ आपको कितना बताए थे, 4a स्क्वायर बताए थे। अगर आपका विकर्ण का लंबाई इसका पूछता है तो क्या होता है, करनी में 3a होता है। ये सब आपको बता दिया। आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ मैंने लेटरल चारों का, ऊपर नीचे छोड़ के चारों का एरिया दीवार का निकालते हैं। और विकर्ण आपको बताया है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर, एक पृष्ठ का, तो देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, एक पृष्ठ का है तो ये देखिए इसके एक पृष्ठ का परिमाप दे रहा है। तो ये जो एक पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला पृष्ठ दिख रहा है, ये वाला, इस पृष्ठ का परिमाप ये दे दिया, कितना दिया है, इस पृष्ठ का परिमाप कितना दिया, 40 दिया। अगर इस पृष्ठ का परिमाप 40 है, इसका मतलब यहाँ से घेरने के बाद 40 आया होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 रहा होगा, तभी ना 10 20 30 40 आ रहा है। इस पृष्ठ का परिमाप ये क्षेत्रफल हो जाता है, किनारे किनारे क्या होता है, ये परिमाप होता है। तो 40 है, तो अगर पृष्ठ का परिमाप 40 है तो साइड पता चल गया। साइड कितना पता चल गया, ए का वैल्यू कितना पता चल गया, 10 पता चल गया। अब सवाल ये है कि आयतन बताइए। आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब निकालेंगे तो 10 का क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब कितना होता है, 1 पे 3 जीरो। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पृष्ठ का है और ये पूरा पृष्ठ 6 स्क्वायर होता है, और एक पृष्ठ का पूछ रहा है तो एक पृष्ठ का निकाल देंगे। आइए देखिएगा आगे, आप देख लीजिएगा, इसको हम आगे से इधर से ले रहे हैं। हाँ ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि ये
₹45 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली चावल की किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य जो है वो ₹50 किलो है, तो दूसरे किस्म की चावल प्रति किलोग्राम कैसे मिलाई जाएगी? तो देख लीजिए, आसान सा है, एलिगेशन का बात है। ₹45 किलो ये है और ये जो मिलाई जा रही है पता नहीं है, लेकिन दोनों को जब मिला दे रहे हैं तो जो मिश्रण का मूल्य आ रहा है वो दे दे रहा है ₹50। तो मिश्रण का ₹50 हो गया, ये बात खत्म हो गया। अब यहाँ आपको कई बार क्लास में बता चुके हैं कि इसका डिफरेंस निकाला जाता है। तो ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा, जब ये इसमें से ये घट गया, ये इसमें से घट गया, तो अब ये इसमें से ये घटेगा, तो x माइनस कितना आएगा? 50 हो जाएगा। ये ध्यान से समझना, एक बार इसमें से कोई वैल्यू घटती है और एक बार ये खुद किसी में से घटता है। तो 50 में से 45 गया था, तो 50 में से न गया था, अब x में से ये जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, इसी का रेशियो आपको सवाल में दे दिया, कितना है? 3:2। तो हम इसका रेशियो देख रहे हैं, x माइनस 50 बटा में 5, तो इसका रेशियो हमको दिया है 3/2। तो हम इसको लगाएंगे तो इधर करेंगे तो 2x और ये हो गया 2 × 50 दूनी 100 और ये हो गया 15। इसको जब उधर भेजेंगे तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 115 और हम x का मान निकालेंगे तो 2 × 10 2 × 14 2 × 10 ₹57.50 आ जाएगा। ये 57, 2 × 10 और 2 × 14 2 × 10 ₹57.85 तो आएगा। कहाँ गलती कर दी? 5 × 15 115 ₹57। अच्छा, ये ₹57.50 ये तो हो गया ₹57.50। तो 69 का आंसर आ गया आपका ₹57.50। ठीक है, ₹57.50। आइए अब आगे 69 के बाद करें कि एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता की सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव में के दौरान मत डाले। 90% डाले मतलब 10% डाले ही नहीं। 15% अवैध हो गया तो 15% को रिजेक्ट कर दिया गया। जो जीता था वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए, तो जो वैलिड वोट था उसी का 60% पाया है और वो दिया हुआ है कि वो कितना पाया है। वो पाया कितना है? यदि जीता ने, मतलब जो जीता हुआ है वो पाया है 91,800 वैध मत प्राप्त किए। ये हार जितना ही है उतना वो टोटल पा ही लिया। कितना? 91,800। तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग थे? तो आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए, अब आप मान लीजिए कि मतदाता सूची में टोटल 100x थे, तो इसमें से 10 तो गए ही नहीं देने, 10 तो बेकार हो गए, तो गए थे देने कितने? 90x। ये 90 जब देने पहुंचे तो पता चला कि इनमें से 15% अवैध हो गए, तो 15 अवैध हो गए तो कितने बच गए? 85। एक बात और आपको दिमाग में रखना है कि 90 में से 15 नहीं घटाना, हमेशा जो वोट डाल दिया गया जो बच आ जाता है वो फिर 100% हो जाता है, फिर से जो रद्द हो जाता है जो बचा हुआ वोट होता है फिर से 100% हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना, कई बार बताएं, ये 4 कंसेप्ट इसका याद रखेंगे तो चुनाव का कोई भी सवाल आप लगा लेंगे। देखिए, ये 10 तो गए ही नहीं तो 90 बचे, 15 रद्द हो गया तो 85 बचे और इसी का 60% पा लिया। यही ना वैलिड वोट है, क्योंकि 90 वैध थे फिलहाल के लिए, तब के लिए। अब उसमें से 15 खराब हो गया तो 85 बचे और ये 60 निकाल देना, तो 60 निकाल देंगे और यही बराबर किसके हो जाएगा? 91,800 के, ये बराबर हो जाएगा। अब आपको इसको कटाना पिटाना और कुछ नहीं करना, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप इधर से इधर कटा लीजिए। आप एक काम करिए, इसको कटा दीजिए, 6 ही से कटा देंगे, 9 ही से कटा देंगे, 9 से बहुत आसानी से कट जाएगा। 9 एक कम में 9 और 9 दूनी 18, तो ये हो गया। अब आप इसको 6 से कटाएंगे, 17 से कटा दीजिए। 17 6 के 102 होता है और 17 5 85 होता है और 6 से 6 कट गया है और ये 5 से ये 20 हो गया है। अब ये 20 उधर जाएगा ना तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 20 पे 2 जीरो आएगी, लेकिन ये x की वैल्यू है, हमको बताना था टोटल कितना होगा। तो टोटल कितना होगा? 100x। तो 2 पे कितना जीरो था? 3 जीरो और ये 3 जीरो 2 और हो जाएगा तो 5 जीरो इसका आंसर हो जाएगा। 2 पे 5 जीरो, तो 2 पे 5 जीरो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आसान सा बात है। देखिए, जब भी वोटिंग होती है जितना रद्द हो जाता है जो बचता है वो फिर से 100 का काम करता है। जैसे आप चुनाव में देखते भी होंगे, जब चुनाव होता है तो कि इतना 62% मतदान हुआ, उसके बाद देखिए कि ये बीजेपी 60% पाती है, 62% हुआ तो 60 वहीं पाई, 30% कांग्रेस पा गई, ये पा गई, वो पाई गई, ऐसे करके तो टोटल फिर 100 में काउंट होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज होते हैं कई लोग। आगे आइए, आगे कह रहा है कि 12 पुरुष और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 29 पुरुष और 22 लड़के, तो ये सीख लेंगे आराम से, कुछ है नहीं। देखिए, आदमी गुणे दिन बराबर काम का कंसेप्ट होता है। 12 पुरुष को हम मेल लिखेंगे, 12 मेल और 16 लड़के, तो 16 लड़के को 16 बॉय लिखेंगे। तो आदमी गुणे दिन बराबर क्या होता है? काम। तो हम यहीं पर आदमी गुणे दिन करेंगे तो काम आ जाएगा ये काम। और आगे जो बोल रहा है कि उसी को 13 पुरुष, तो 13 मेल और प्लस यहाँ से निकालेंगे हम 24 बॉय
और इन्हीं को मिल के 1 घंटा में कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो ये आदमी गुणे दिन बराबर फिर क्या हो गया, काम, और फिर आदमी गुणे दिन बराबर काम, और दोनों काम आपस में क्या है, बराबर है। तो अब आप एक काम करिए, एक ही काम होता है ना, यही काम वो लोग करते हैं, वही काम ये लोग करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर होता है। अब इनको आप गुणा कर लीजिए, 12 पचे 60 M प्लस 16 पचे 80 B, और यहाँ पे करेंगे तो 13 चौके 52 M प्लस 24 चौके 96 B। अब आप इसको इधर जब भेजेंगे तो 52 8 60 8 M हो गया, और इसको उधर भेजेंगे तो 16 B हो गया। अब M बाई B निकालेंगे तो आराम से आपके पास आ जाएगा 16/8। M यहाँ पे B इधर जाएगा तो 16 है तो 8 इधर जाएगा, तो 2:1। इसका मतलब आदमी की कैपेसिटी पता चल गई 2 है और लड़के की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। बात खत्म हो गया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि 29 पुरुष और 22 लड़के, 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमारे पास काम कहाँ है, तो काम अभी तो बोले थे कि आदमी गुणे दिन बराबर क्या होता है, काम होता है। तो या तो ये काम है और या तो ये काम है, दोनों काम तो सेम है। अब हम इसमें मान रख लेते हैं, एक M का मान कितना रखते हैं, 2, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। तब 12 गुणे 2, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, 1, तो 16 गुणे 1, और इसमें गुणा किससे करना है, 5 से, 5 से गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो 24 ये हो गया, 24 36 और 10 40, 40 बचे 200, काम कितना हो गया, 200, काम मिल गया। अब किन से करवाना है, 29 पुरुष से और 22 लड़कों से। तो 29 पुरुष होंगे तो अब हम आंसर लिखेंगे कैसे, 200 को 29 पुरुष, तो एक पुरुष कितना करता है, 2, तो 29 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58। ये थोड़ा समझिएगा, 29 पुरुष है तो एक पुरुष 2 होता है, 2 क्षमता होता है एक पुरुष का, तो 29 दूनी 58, और 22 लड़के हैं तो 22 का ये 22 ही हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो ये 200 हो गया, बटा में 58 2 60 और ये 80 हो गया ना, 80। तो इसको कटा देंगे ऐसे, और 40 ही से कटा दिए, 40 दूनी 80, 40 बचे तो 5/2 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है, यहाँ से पहले आपको क्षमता निकालना पड़ता है। ये क्षमता चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, काम निकल जाएगा, और काम को इन्हीं पुरुषों की क्षमता से भाग दे देना, आ जाएगा। ठीक है, आइए। ये कह रहा है कि एक थैले में 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये के अनुपात जो है 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी राशि जो है 550 रुपये। देखिए सिक्कों के थैली में सिक्कों के अनुपात है 2x, और इसको मान लीजिए 3x, और इसको मान लीजिए 5x। चूँकि ये सिक्का है, किसी भी सिक्का को रुपया में अगर बदलना होता है तो आपको उनकी संख्या से भाग देना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 सिक्का है 50 पैसा का, तो 50 पैसा का को 1 रुपये में कितना सिक्का होता है, 2। तो हम अगर ये पूछे कि 50 पैसा का 4 सिक्का है तो को रुपया होगा, तब बताएंगे 2 रुपया होगा। कैसे, तो 4 सिक्कों को आप 2 से भाग देंगे तो 2 ही तो आएगा। तो आप बस ये अभी दिमाग में रखिए कि सिक्कों की संख्या को जब रुपया में बनाना होता है तो 1 रुपये में जितना होता है उसी से उसको भाग देना होता है। ठीक है, देखिए अब बताइए, ये क का सिक्का है, ये पहला वाला क का सिक्का है 50 पैसा का, तो इसको क से भाग करेंगे 2 से, क्योंकि 1 रुपये 50 पैसा क का सिक्का होता है 2। अब ये किसका सिक्का है, 25 पैसा का, तो इससे क से भाग करेंगे 4 से। ये किसका सिक्का है, 20 पैसा का, तो इसको क से भाग करेंगे 5 से। अब ये आप इसको जोड़ के देखेंगे तो ये रुपया में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ये रुपया है, ये भी रुपया, ये भी रुपया, तो रुपया जोड़ के कितने के बराबर हो गया है, रुपया आपके पास है टोटल कितना, 550 रुपया, तो 550 के बराबर हो गया। एलसीएम आपका इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 2 दहाम में 20, तो ये हो गया 20x, इधर 4 5 20, तो ये हो गया 15x, और इधर करेंगे 5 चौके 20, तो ये हो गया 20x, बराबर कितना हो गया, 550। आप ऊपर जोड़ के देखेंगे तो 20 20 40 10 50 55x ही होगा, तो 55x से अब बटा में 20 ये लिखा है बराबर 55, ये 0 हो गया, 55 से 55 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। तो x का जो मान आ गया वो 200 आ गया। x जो एक कांस्टेंट है उसका मान कितना आ गया, 200, 550 ही ना था। तो 20 20 40 10 50 55x बटा में 20, तो 55 से 55 200, x का वैल्यू आ गया। अब सवाल ये है कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर बताइए। तो 50 पैसा का सिक्का का धनराशि ये टोटल आएगा ना, ये जब इसको निकालेंगे तो ये टोटल इसका धनराशि आएगा ये वाला, ठीक है, 50 पैसा वाला। और एक किसका बोल रहा था, 20 पैसा वाला था, 20 पैसा वाला निकालेंगे तो देखिए अंतर निकालेंगे। जब आप 200 को इसका मान रखेंगे तो ये हो गया 400, और 400 को 2 से भाग करेंगे, 2 और इंटू 2, 400 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ को रुपये हो जाएगा 200, यहाँ पे 200 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए ये है 500, यहाँ पे 200 से गुणा करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ भी 200 यहाँ भी 200, तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा, 0 का। ये रुपया में अंतर बताना है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आंसर होगा आपका 0 रुपया, इनके में कोई अंतर नहीं है, 0 रुपये का अंतर। ठीक है,
थोड़ा सा ये सवाल ऐसे घुमा के पूछ लिया था, तो ये हमने दे दिया आपको कि कैसे करना है, आराम से कर लेंगे। आइए अगले वाले पे 72 के बाद 73 नंबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर कोण वाले एक वृत्तखंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दशमलव के एक स्थान तक। तो आसान सा सवाल है, देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको देखेंगे तो अगर आपको 2D में ले चलें तो ये आसान सा एक फिगर बना देते हैं। देखिए, अभी त्रिज्य खंड किसको बोलते हैं, यहाँ से जो ऐसे खींचा जाता है इस पॉइंट से यहाँ पे, तो इसी को त्रिज्य खंड बोलते हैं। ये वाला खंड बोला जाता है त्रिज्य खंड। हो गया। यहाँ पे आपको डिग्री दे दिया गया, कौ डिग्री है, 60 डिग्री। रेडियस भी आपको दे दिया है, रेडियस कौ डिग्री है, तो कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताए थे कि कभी भी क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसका एरिया पूछा जाता है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये 60 डिग्री का ही बात कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 से गुणा करना पड़ेगा और क से भाग करना पड़ेगा 360 से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसमें भी आपको बहुत कुछ बताए हैं, फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम कम है तो आपको थोड़ा तेज लेके चलेंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, हल्का सा समझने की कोशिश करेगा, नहीं तो स्पीड कम कर लीजिएगा। स्पीड कम करने का भी आता है और बढ़ाने का भी आता है। ये हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर आप देखेंगे तो 5 × 5 होगा, और ये वैल्यू आपका नीचे ही कितना है, नीचे ही 6 है। पाई का मान 22/7, ये आर स्क्वायर, ये 6 हो गया। तो बस अब ऐसा है बात कि 25 हो गया और 22, 25 × 22 करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 का 0, 5 लगा, 25 दूनी 50, 5 55, और इसी को भाग देना आपको कौन से 42 से। जब 42 से इसको भाग करेंगे तो ये आप कटा दिए होते इसको, तो आसान हो गया होता। कटा ही दे रहे हैं यहाँ पे ना, भाग आसान हो जाएगा। देखिए, हम इसको 2 से कटा दे रहे हैं, 2 तियाँ और यहाँ पे 11, तो ये 55 × 11 हो गया। तो 11 × 5 = 55 का 5, फिर 5 लगा है, 11 × 5 = 55 और 5 = 60, और इधर 21 से भाग देंगे ना, तो 21 से भाग देंगे। क्या कर रहे हैं हम, गड़बड़ कर दिए क्या कहीं, 2 × 11 = 22, ये हो गया। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, तो ये हो गया, और 22/7 ये आर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका 6, यही तो था, 5 × 5 = 25, अरे यार 25 था ना, ये 55, जल्दीबाजी में सब गड़बड़ हो रहा है। ये 25 था ना, तो 11 × 5 = 55 का 5, फिर लगा था 2, 11 दूनी 22, 5 27 हो गया था। इसी को भाग देना था 21 से, तो 21 से कम में 21, इधर बचा है 6, 21 तियाँ 63, 13 दशमलव कुछ आंसर होगा, तो ये आंसर है 13.1। ये ध्यान रखिएगा, जितना डिग्री होगा डिग्री ऊपर लिखिएगा, नीचे 360 लिख लीजिएगा तो आ जाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। आइए 73 के बाद आगे चला जाए। 74 नंबर, सिपाही राम जो है रमेश से 225 मीटर पीछे, एक सिपाही है राम, वो रमेश से 225 मीटर पीछे है। तो 225 मीटर पीछे है, तो उसको देखिए, यहाँ से ये 225 मीटर पीछे है। कह रहे कि ये जो है 50 मीटर, राम जो है 1 मिनट में 50 मीटर जाता है, और सोमेश जितना जाता है 30 मीटर। तो ये चोर जो है वो सोमेश है, और जो सिपाही है वो राम है, तो ये जाता है 50 मीटर ना। ये राम सिपाही है और ये वाला क्या है, चोर है। सोमेश जो है वो चोर है, ये चोर है, और ये राम जो है वो क्या है, सिपाही है। लेकिन इनका स्पीड आपको मिनट में दिया आपको कि ये चलता है 30 मीटर 1 मिनट में, और ये चलता है 50 मीटर 1 मिनट में। इसका मतलब इसका गैप देखेंगे तो कम मीटर का आ जाएगा, 20 मीटर 1 मिनट का। अच्छा, दूरी ये कितना ख़त्म करना है आपको, 225 मीटर का दूरी इनके बीच में से गायब करना है। तो 225 को गायब करेंगे रिलेटिव स्पीड से, चूँकि ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, तो गैप कितने का आएगा, 20 का। तो 20 से आप इसको भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे तो इससे मत दीजिए, 2 × 1 = 2 हो गया। फिर आप इधर देंगे, 5 ही से कटा के छोटा कर दें। देखिए 5 से हम कटा के पहले दिखा रहा है आपको, 5 × 4 = 20, अब 5 × 4 = 20, और आगे करेंगे तो 5 × 5 = 25। इसका मतलब 11 से 1/4 मिनट, 11 से 1/4 मिनट मैंने क्या बोलते हैं, 11 मिनट 15 सेकंड। ये ना होता है 1/4 मिनट है ये, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कौन से गुणा करेंगे, 60 से, तो ये क्या हो जाएगा 11 मिनट 15 सेकंड। तो 11 मिनट 15 सेकंड में देखिए ये मीटर में था, और इनका स्पीड कैसा था, मीटर मिनट में, तो मीटर से मीटर कटा होगा, तभी ना मीटर से मीटर कटा है, तो क्या आ गया, ये मिनट में आ गया आंसर, और मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। एक थोड़ा सा और घुमा के पूछ लिया, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 50 मीटर पर मिनट से चल रहा है, ये 30 मीटर पर मिनट से, तो 20 मीटर पर मिनट का गैप आ रहा है। 1 मिनट में 20 मीटर, तो 225 मीटर को इससे भाग देंगे तो 11 से 1/4। चलिए आगे देख लीजिए। आगे कह रहा है कि एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है, और 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए आदमी कुछ इस तरह का कंडीशन लेके चल रहा है, ये 7 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हर 1 किलोमीटर पे वो 7 मिनट के लिए आराम करता है, 7 मिनट आराम करता है। तो जब आप इसको 7 खाना में बांटेंगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 खाना में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 खाना में। तो देखिए अब आदमी जब ये 7 में बांटेंगे तो यहाँ पे तो ये पहुँच जाता है ना 7 किलोमीटर पे, तो यहाँ वो रुकेगा ही नहीं। जो रुकने का टाइम होता है वो कब बार होता है, 1 2 3 4 5 6 बार। 7 किलोमीटर आप 1 किलोमीटर पर रुकेंगे, फिर 1 किलोमीटर पर रुकेंगे, फिर 1 किलोमीटर पर रुकेंगे, तो 7वीं बार में पहुँच जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, कभी ऐसा सवाल आएगा तो जितना बार आपका रुकने वाला आएगा उससे एक कम कर देंगे। तो बहुत आसान सवाल है। देखिए अब 14 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 7 किलोमीटर दूरी जाना है, तो 7 किलोमीटर जाना है तो इसका मतलब आधा घंटा समय लगेगा। कोई आदमी 14 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है तो 7 किलोमीटर कितने में जाएगा, आधा घंटा में। तो आधा घंटा माने 30 मिनट यहाँ लग गया आपका। 30 मिनट तो ये चलने में लगा, लेकिन रुकने में कितना लगा, तो हर बार 7 मिनट रुकता है, लेकिन कौ बार रुकेगा, 6 बार। 7 बार नहीं रुकेगा, 7 मिनट रुकता है लेकिन 6 बार रुकेगा। तो 7 छके कितना हो गया, 42 मिनट। तो ये हो गया 42 मिनट और ये हो गया आपका 30 मिनट। तो 30 42 कितना हो गया, 72 मिनट। अब 72 मिनट को क्या बोलते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा हो गया, 12 मिनट को क्या बोलते हैं, तो 12/60 करेंगे तो 1/5। 1/5 माने 10.2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12/60। आप कटा लीजिएगा इसको, 12/60 यहाँ पे करेंगे ना तो आ जाएगा। 72 मिनट को आप घंटे में बदल लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे भी आप करिएगा कि 72 को हम घंटा में बदलना चाहते हैं तो घंटा में बदलने के लिए आप 60 से भाग करते हैं, तो ऐसे ही कर लीजिए। 12 छके 72, 12 5 60, तो 5 एकम में 5, अब 5 दूनी 10, तो आ गया 1.2 घंटा। कैसे भी लगा लेना। तो यही वाला कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखिएगा कि 7 बार अगर आएगा तो 6 बार रुकेगा, 20 बार आएगा तो 19 बार रुकेगा, और 14 किलोमीटर पर घंटा से चाल है तो 7 किलोमीटर जाने में 1 घंटा नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, 75 के बाद आगे आ जाइए। कह रहा कि ए 7 दिन में 20% कार्य करता है। 20 दिन ए जो है वो 7 दिन में कौ परसेंट काम करता है, 20%। 20% को क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं ना। इसका मतलब 1/5 भाग काम ये करता है कौ दिन में, ये कौ दिन में करता है, 7 दिन में। ए 1/5 भाग काम कितना दिन में करता है, 7 दिन में। इसी तरह बी को आप देखेंगे तो बी भी 7 ही दिन में करता है, लेकिन ये करता है कितना, 25% काम। तो इसको कितना लिखेंगे, 1/4। तो 1/4 भाग ये करता है कौ दिन में, 7 दिन में। तो आपको बताए थे भाग वाले सवाल को, उसको ये घुमा के पूछा है। तो 1/5 भाग करने में 7 दिन लगता है, तो पूरा भाग 1 भाग करने में 7 बचे, तिरछा गुणा कर देंगे 35। तो ए किसी काम को करता है पूरा कितने में, 35 दिन में। अगर आपसे बी के बारे में पूछा जाएगा तो 4 सते 28, तो ऐसे हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 35 तो पूरा रहेगा, 40 आ जाएगा। तब 35 चौके कितना हो जाएगा, 140। तब 35 चौके हो जाएगा, और 28 से करेंगे तो 28 से 5 बार में चला जाएगा। 14 दूनी 28 होगा तो 5 बार। इसका मतलब ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 4, और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 5। इसको थोड़ा समझिएगा। 20% मैंने 1/5, तो 1/5 भाग को करने में 7 दिन लगाता है, तो 1 भाग को करने में 7 बचे 35 दिन, ये 7 चौके 28 दिन। एलसीएम ले लिया, ये आराम से आप लगा लेंगे। ठीक है, लगा लेंगे ना, इसको 4 5 हो जाएगा। चलिए, कह रहे यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में कितने कार्य प्रतिशत में पूरा करेंगे, तो कौ दिन में, 7 दिन में। पूरा 7 7 हो गया इसमें, तो 4 5 9 ना, तो 9 एक मिनट, 4 और 5, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 4 5 कितना हो गया, 9। तो 9 7 कितना हो गया, 63। तो 63 काम ये कर लिया था। लेकिन पूछा सवाल में ये है कि कितना प्रतिशत काम कर लिया। तो देखिए कितना प्रतिशत कर लिया, तो 63 काम कर लिया। कितने में से कर लिया, 140 में से। इंटू कितना करना पड़ेगा, 100। 7 9 63, 7 दूनी 14। आइए इधर से 20 5 100 हो जाएगा, 9 5 45। तो 45% इसका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कोई एग्जामिनर नए पैटर्न पे सारे सवालों को सेट कर दिया तो आप लीड करेंगे वहाँ पे, इसको ये फायदा होगा। और पुराने सवालों को पूछेगा तो सबका नंबर आएगा, उसमें क्या है। तो अभी ये नए सवाल हैं। ठीक है, जितने ये सवाल आपको दिए जा रहे हैं, ये जितने नए सवाल हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, इसका मतलब आप मान लीजिए कि क्रय वस्तु का कितना था, x रुपया, और विक्रय कितना था, y रुपया। विक्रय इसका था y रुपया। तो बताइए लाभ इसको होगा, तो लाभ क्या लिखते हैं, लाभ लिखते हैं विक्रय माइनस क्रय। तो लाभ जो होगा वो होगा y माइनस x। अब एक कंडीशन है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना किया जाए, तो विक्रय मूल्य दोगुना कर देंगे तो क्रय तो वहीं रहेगा, क्रय वहीं रहेगा। विक्रय ना अपने दोगुना कर रहे हैं, तो विक्रय को दोगुना कर रहे हैं, तो विक्रय 2y हो गया। तो बताइए लाभ कितना होगा, तो लाभ जो होगा वो 2y में से x चला जाएगा, तो 2y माइनस x।
तो ये लाभ हो गया और ये लाभ पहले वाला था, तो बोल रहे तो लाभ 4 गुना हो जाता है, मतलब ये लाभ 4 गुना हो गया ये वाला। तो उसको इक्वेशन बनाते टाइम आप उधर गुणा करेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए आपको गुणा उधर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए 2y और माइनस x बराबर आपको लिखना पड़ेगा y माइनस एक्स, लेकिन ये लाभ 4 गुना था तो इक्वेशन बनाते टाइम 4 से इधर गुणा करेंगे। अब ये हो गया 2y माइनस एक्स बराबर 4y माइनस 4x, इधर उसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2y, इधर भेजेंगे तो 4y में से 2y जाएगा तो 2y, और उधर से वो आ जाएगा इधर पे, तो ये माइनस का 4 है, ये माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये नहीं होगा। ये सब कर लेते हैं ना, 4 माइनस का तो प्लस में है, तो 4 में से 3x गया तो 3 हो गया, और ये उधर गया तो 2 हो गया, तो x बटा वाई अगर आपको निकालना होगा, x बटा वाई, x यहाँ रखे है ना, y इधर जा रहा है तो कितना होगा 2/3। अब ये बताइए 2 रुपये का सामान था, 3 रुपये में बेचा रहा है, तो 1 लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है 2 पे, इंटू कितना करेंगे 100, तो कौ परसेंट आएगा 50%, तो इसका आंसर हो गया आपका 50%। ठीक है, 2 का सामान है, 3 में बेचा रहा है, तो ये आपका हो गया 50%। थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल है, और पिछले पुलिस में जो 2019 का पेपर हुआ था यही सेम सवाल पूछा गया था, यहाँ 5 गुना करके। ठीक है, अभी पूछा गया 4 गुना करके, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की एक गोलाकार गेंद है, गोलाकार गेंद है, तो गोले का आयतन बताइए क्या होता है, वो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। पिघला कर तीनों गेंदों में बदल दिया जाता है, 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है, छोटा छोटा 3 में बदल दिया गया। मतलब ऐसा बात है कि एक बड़ा सा गेंद था, इसको 3 छोटा छोटा गेंद में पिघला के बदल दिया गया ऐसे। तो आपको पता है कि जब ये पिघल के ऐसा होगा तो इसका आयतन जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब इन छोटे छोटे तीनों के आयतन के बराबर ही होंगे। R1 क्यूब कर लेंगे 4/3 पाई, R2 क्यूब कर लेंगे 4/3 पाई, R3 क्यूब कर लेंगे, तो यहीं के बराबर तो होगा। एक बड़ा सा गोला है, उसको छोटा छोटा गोला में जब भी पिघलाने का सवाल आए पेपर में, तो आप दिमाग में ये रखिए कि आयतन बराबर करना है। पिघलाने का जब भी सवाल आएगा तो क्या बराबर करना है, आयतन बराबर करना है। तो ये बड़े वाले गोले का आयतन छोटे वाले गोलों के बराबर है, तो आप इसको घर से लगाइएगा। ये व्यास है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप घर पे लगाएंगे 4/3, और ये पाई और स्मॉल आर हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई, और ये एक और R2 का क्यूब हो जाएगा, फिर 4/3 पाई, और एक और बटा R3 का क्यूब हो जाएगा। आप 4/3 कॉमन ले लेंगे तो खाली बचेगा R क्यूब, यहाँ बचेगा R1 क्यूब, फिर बचेगा R2 क्यूब, और फिर बचेगा R3 क्यूब। तो इसमें आपसे R3 का मान पूछा गया है, बाकी सबका दिया गया है। तो ये व्यास है तो आधा करके रखिएगा, यहाँ पे 1.5 क्यूब करिएगा, यहाँ पे फिर रखेंगे 1.5 का आधा, तो 1.5/2 का क्यूब, और यहाँ 2 है तो 1 का क्यूब। इसको लगा के आप आंसर करिएगा, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। R क्यूब का मान निकाल लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 के बाद देखिए 79 नंबर 79 कह रहा है कि कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पे 175 रुपये खर्च किया। तो इसका मतलब एक जो व्यक्ति है लड़का, वो 175 रुपये खर्चा कर रहा है, 20 में से 19 लोग, सब लोग अपने भोजन पे 175 रुपये खर्चा करते हैं। तो ऐसे कौ लोग हैं, 19 लोग हैं, तो आपको इसमें कौ से गुणा करना है, 19 से। तो ये टोटल 19 लोगों का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि एक आदमी अपने खाने पे 175 रुपये खर्चा कर रहा है, तो 19 लोग अपने खाने पे कर दिए, 19 × 175। जो 20वां है विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। तो आप बताइए 20 का औसत आपको पता है, 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से तो नहीं पता है, तो आप 20 का औसत मानिए, 20 का औसत अपने मन से मान लीजिए कि 20 का औसत कितना रुपया हो गया, 100 रुपया। तो वो कितना खर्चा करता है, औसत जो है उससे 20 रुपया अधिक खर्चा करता है, 19 रुपया अधिक खर्चा है, तो इससे 19 रुपया अधिक खर्चा करता है। तो औसत हमने माना था खाली कितना, x माना था, और ये जो खर्चा कर रहा है वो x + 19 कर रहा है, तो ये लोग तो 19 लोगों का खर्चा है। अब हम x में 19 जोड़ देंगे तो ये 20वें आदमी का खर्चा है। ऐसा करने पे जो है उनके द्वारा कर की गई कुल राशि बताइए। तो ये बताइए कुल खर्चा आ गया, ये 19 लोगों का कुल खर्चा है और ये 20वां आदमी का कुल खर्चा है। अब हम औसत अगर निकालेंगे इसका, तो इसको 20 से भाग देंगे और यही बराबर किसके होगा, x के। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको सीखना है, कैलकुलेशन सीखेंगे तो ये बहुत आसान सवाल है। 175 × 19 लिखा है तो गुणा नहीं करना, छोड़ देना है, और ये हो गया 19, अब प्लस x है तो हम इसको ना ऐसे बराबर के उधर ले जा रहे हैं। ये देखिए 20x है ना, ये
20x। x इधर से जाएगा तो 20x में से x घट जाएगा तो कितना आएगा 19x आ जाएगा। एक बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, हम इस 19 को कॉमन लेंगे तो 19 से कट जाएगा, तो 175 इसमें और 1 यहाँ पे। ये आ रहा बात समझ में? 19 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 19 से 19 कट गया तो 1 है ना यहाँ पे, तो 1 ये और 175 ये, तो कितना हो गया 176। देखिए बिना कैलकुलेशन के सवाल आ गया। 176 रुपया इनका एवरेज मतलब औसत आ गया है। औसत खर्चा 176 रुपया, लेकिन ये तो पूछ रहा है कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि तो 20x थी, या इसका मान बताइए या 20x का बताइए। तो आंसर आपका होगा 20x। तो 20 इंटू x का मान आ गया तो 176। ये 0 हो गया, 2 6 12 का 2, फिर आपके पास कितना लगा है 2 0, 2 6 12 का 2, 1 लगा है, 2 7 14 और 1 15, 1 लगा है, 2 1 2 1 3, 3520 रुपया आएगा। तो इसका सी नंबर आंसर जो होगा वो सही होगा। थोड़ा सा समझिएगा, समझने लायक सवाल है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि साधारण ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता था, उधार दिया जाता है, था नहीं, ये उधार दिया जाता है। 12 वर्ष बाद साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाता है। 12 वर्ष बाद जो है वो साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाता है। इसका मतलब धन हमारा अगर 1 होगा तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3/5। तो एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। दर हमको नहीं पता गया, दर ही तो पूछ रहा है, तो दर हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना हमारे पास है 12 साल, अब बटा में कितना हो जाएगा 100। तो ये हो गया ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आप आराम से कटा लीजिए, 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 इधर जाएगा, 25 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5%। तो आर का मान हो गया 5%। तो ये आसान सा सवाल था, 5% पर एनम। पीए जो लिखा है उसको बोलते हैं पर एनम, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 4500 रुपये पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी जो है वो 30,000 रुपये लगाए। आपको ये पता होगा कि कोई जो व्यापार चलता है वो व्यापार कैसे चलता है, पैसा गुणे समय, पैसा गुणे समय। आप किसी व्यापार में 4 लाख रुपये लगा दिए और कोई आदमी 2 लाख रुपये लगा दिए, दोनों लोग एक साथ एक ही साल के लिए लगे, तो जो 4 लाख लगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो 2 लाख लगा उसको कम मिलेगा। तो कैसे मिलेगा पैसा, तो 4 लाख और 2 लाख रेशियो बनाएंगे तो 2:1 में मिलेगा। उसको 2 रुपये दिया जाएगा तो आपको 1 रुपया दिया जाएगा। जैसा तो रेशियो बस सीधा क्या होता है कि पैसा गुणे समय, पैसा गुणे समय, यही क्या होता है रेशियो होता है किसका, साझेदारी का। तो हम क्या करेंगे, देखिए व्यापार शुरू किया ये 45,000 रुपये लगा के, तो 45,000 रुपये लगा दिया, व्यापार शुरू कर दिया ए। इसके कुछ महीने के बाद, कुछ समय के बाद, पता नहीं कब आया है ये, तो 30,000 रुपया लेके ये आ गया है। 30,000 रुपया लेके कौन आ गया था, बी आ गया था। अब कह रहे हैं कि निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गए यदि वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये पूरा वर्ष तक रहा कौन, ए शुरू से था, यही शुरू किया था तो 12 महीने रहा। और ये बी जो है ये पता नहीं कब आया था, लेकिन कितने महीने रहा ये पता करने के लिए हमको टी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब यही पैसा गुणे समय किसका अनुपात होता है, लाभ का। ये भी पैसा गुणे समय किसका होता है, लाभ का। ये दोनों लाभ का अनुपात यहाँ दिया है कि कैसा है, 2:1 है। तो आराम से आप ऐसे लगा सकते हैं 45 पर 3 0 इंटू 12 बटा में 3 पर 4 0 इंटू टी बराबर कितना लिखा है 2/1। अब ये 3 0 से आप 3 0 कटा दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 3 45, यहाँ से कटाएंगे तो 2 6 12 और 2 3 6। तो यहाँ से जो टी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 9 माह। तो 9 माह तक ये व्यापार में रहा। और सवाल आपसे पूछेगा कितने महीने बाद आया, तो आंसर आपका क्या होगा 3 महीने बाद आया। तो सवाल क्या कर रहा है, बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 9 महीने ये व्यापार में रहा, तो कौ महीने बाद आया 3 महीने बाद। तो आंसर क्या होगा 3 महीने बाद। ये टेक्निकल ये भी सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये कह रहा है कि 10% और 15% की 2 विक्रय छूट है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाएं पेश करता है, 2 पेश कर रहा है। आपको बताना है कि कौन सा छूट ठीक रहेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा। तो देखिए 2 आपके पास केस है, एक केस नंबर ए है, एक केस नंबर बी है। कह रहा है कि 10% और 15% का 2 छूट थे। तो आपको बताया था कि कभी भी छूट के भी आपको 3 तरीके बताए हैं। 2 छूट कभी भी रहे तो सीधा ऐसे लगा दिया जाता है 10 + 15 माइनस 10 × 15 और बटा में कितना 100। तो ये सबसे आसान हो जाता है। 3 तरीके बताएं छूट के, 10 और 15 25 हो गया, 25 में से ये 150 हो गया ना एक तरह से, तो 1.5 चला गया, तो ये कितना हो गया 23.5 हो गया, आ जाएगा ना। 15 10 25, 25 में से 150 है तो 1.5 जाएगा, तो कितना आएगा 23.5। तो सिंगल डिस्काउंट कितने का पड़ेगा 23.5% का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, दूसरा वाला कंडीशन कह रहा है कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। तो देखिए इसका डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, इसका डिस्काउंट निकाला जाता है कितना फ्री आपको मिल रहा है और कुल कितना मिल रहा है।
तो ये निकलता है इंटू 100 करके, तो ये छूट प्रतिशत निकलता है। कभी भी सवाल ऐसा आता है छूट प्रतिशत कैसे निकलता है, मान लीजिए कि आप गए हैं किसी दुकान पे, 15 वस्तु खरीदें 2 फ्री मिल गया, इसका मतलब 2 फ्री मिला है और 15 को मिला है, 15 खरीदें तो 2 फ्री मिला, तो कुल कम मिला 17, तो कुल नीचे लिखना, ये ध्यान रखना। तो देखिए आपको 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 मुफ्त मिल रही है, इसका मतलब 5 पे खरीद पे 2 मुफ्त मिल रही है, तो 2 फ्री मिल गई। तो 5 के खरीदे हैं 2 फ्री मिला है, तो कब हो गया 7 को इंटू कितना करना है 100। आपको ये पता होगा 100/7 14 से ही 2/7 होता है, डबल करेंगे तो 28 से ही 4/7%। इसका मतलब ये तो ज़्यादा छूट है, ये कब परसेंट है 23% ही है, और ये कितना है 28 से ही 4/7%। तो सवाल अब ये है, ये ऑप्शन है आपके पास कि कह रहा है कि योजना बी में कोई छूट नहीं दी जाती, योजना बी में तो इतना छूट दिया जा रहा है, तो ये तो आंसर ठीक नहीं है। कह रहा है कि बी, ये कह रहा है कि छूट संबंधी योजना पेश करता है कि बी, बताइए कौन सा डिस्काउंट है, शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट, ए एंड बी बोथ हैव द सेम डिस्काउंट, ऐसा तो नहीं है ना। ये कह रहा है कि ये हो गया ए नंबर ए और बी, इसमें लिखना चाहिए था कि कौन सा छूट ग्राहक के लिए लाभकारी होगा ना, ग्राहक के लिए ठीक कौन सा होगा, तो ग्राहक के लिए ठीक जो होगा या लाभकारी होगा, ग्राहक के लिए लाभकारी कौन सा छूट होगा, बी वाला, तो बी वाला आपका आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, वो एक लाइन छूट गया वहाँ पे, लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक, आज ये 82 के बाद आप चलते हैं आगे। देखिए कह रहे कि 10 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 25 दिन में। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुषों को इस कार्य के लिए पूरा करने के लिए लगाया जाता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है, ये भी टेक्निकल सवाल है। देखिए आदमी गुणे दिन बराबर काम होता है, ये तो आपको पता ही है कि आदमी गुणे दिन बराबर क्या होता है, काम। आदमी गुणे दिन बराबर काम, तो आदमी कितने हमारे पास 10 और दिन कितने हमारे पास 25, तो काम कितना है 250 काम है हमारे पास टोटल। कह रहे कि 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष लगा दिए, तो 12 दिन तक यही आदमी काम किए, तो 10 आदमी कितने दिन तक काम किए थे, 12 दिन, तो 120 काम तो हो गया। तो काम हमारे पास बच कितना गया, तो 0, अब 5 में से 2 गया 3 और ये 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास काम बच गया 130। लेकिन और कितने आदमी लगा दिए, 3, इसका मतलब 10 तो हमारे पास पहले से थे, 10 हमारे पास पहले से आदमी थे और 12 दिन कार्य करने के बाद 3 और पुरुषों को इस कार्य में लगा दिए गए, तो 3 और लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 और 3 कितने हो गए 13। तो कह रहा है कि काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, कि शेष, कह रहा शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो शेष यही ना है, शेष हमारे पास 130 ही है और 13 हो गए आदमी, तो क दिन में, तो आदमी गुणे दिन बराबर काम, तो डी का मान कितना हो जाएगा 130 और बटा में कितना हो जाएगा 13, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10, तो 10 इसका आंसर है ए नंबर। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा ये। आदमी गुणे दिन बराबर काम होता है, 10 आदमी को 25 दिन में कराना, तो 250 काम था, 12 दिन तक ये लोग काम किए हैं, तो 12 दिन किए होंगे तो 120 कर दिए होंगे, तो बच कितना गया हमारा 250 में से 120 चला गया, तो कितना बचा 130। अब और 3 आदमी बढ़ा दिए गए, तो 13 लोग हो गए, तो आदमी गुणे दिन बराबर फिर काम, तो क दिन एक्स्ट्रा लगेगा 10। अच्छा ये सवाल पूछ रहे थे काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 10 दिन यहाँ लगा हुआ है, अब प्लस यहाँ पे 12 दिन लगा है, तो 22 दिन ऐसे लगा हुआ है। पहले ये कितने में हो रहा था 25 दिन में, तो क्यों कम हो गया दिन, क्योंकि आदमी बढ़ गया ना। चलिए 83 के बाद देख लीजिए 84 में। कह रहे यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर हो, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर हो, तो हमारा मूलधन मान लीजिए कितना है 100 है, मूलधन 100 है, तो ब्याज जो है वो कितना है 25%, तो मूलधन हो गया, मूलधन जो साधारण ब्याज है मूलधन का 25% हो गया, तो मूलधन गुणे दर हमको बताना है क्या, कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन का, तो हमको 5 वर्ष में दे रहा है, तो हमको 5 मूलधन गुणे दर नहीं पता है, अगुणे समय बटा में कितना आ गया 100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 5 × 25, तो आर का मान कितना हो गया 5%, तो ये बात पता चल गया कि आर का मान 5% हो गया। कह रहे कि तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ब्याज मूलधन के बराबर होगा, मतलब ब्याज 100 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज 100 रुपया हो जाएगा, मूलधन तो हमारा वहीं 100 रुपया है, रेट अभी हम पता कर लिए, लेकिन अब आपसे यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम पूछा जा रहा है तो बटा 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, टी निकालेंगे तो 100 बटा कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 20 बरस। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, घुमा के सवाल पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा घुमा के अगर कर ले जाएंगे तो पूरा में पूरा हो जाएगा, जैसे और भी लड़के हमारे लेके आते हैं 25 में 25, आप भी लेके आ जाएंगे। किसी भी पेपर में आप कंसेप्ट को ठीक से समझिए और जितना करा रहे हैं वो पूरा करिए। इसी के लिए हम जो है वो बेसिक से एकदम मैथ आपको तो कम से कम 25 से 30 वीडियो डालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करते, कहाँ कटा दे रहे हैं, स्पीड तभी बढ़ेगा।
तो जो एकदम कमज़ोर लड़के हैं वो भी लगे रहेंगे। हम एक बताएंगे कब से ये नया क्लास चालू करेंगे। अब ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी हमेशा, और प्रैक्टिस बैच हमेशा चलता रहेगा। जब भी पेपर आएगा एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होगा। अब कुछ दिन पहले से होगा, थोड़ा सा इसमें काम में हम लगे हुए थे, खाली नहीं मिल पा रहा था टाइम, इसलिए ऐसे हो रहा था। अब ये हो गया है तो चलेगा। आज ये 85 नंबर सवाल पे कह रहा है कि राज की आय जो है वो 45,000 है और उसका व्यय कितना है 33,000। तो आप देखिए, राज की आय जो है वो 45,000 रुपया है और उसका व्यय कितना है 33,000। तो व्यय इसका 33,000 है, तो ये आय है और इसका ये व्यय है। तो अब बताइए कि आय व्यय निकल गया, तो आय में से व्यय चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, बचत। तो बताइए बचत घटा के कितना बचेगा, तो 0 0 3 0 है तो तीनों जीरो तो रह ही जाएंगे ऐसा ही। 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। तो 12,000 इसका बचत है। पहले इसका बचत कितना था, 12,000। अब ये कह रहा है कि आय में 20% का वृद्धि हो गया, तो इस आय में 20% का वृद्धि करिए। तो एक काम करिए, आप पूरा मत निकालिए, 120 मत निकालिए। 120 निकालेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा होगा, आप खाली 20 निकाल लीजिए। तो 20 खाली निकाल देंगे, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हट गया तो ये हो गया 9,000। इसका मतलब इसका 9,000 वृद्धि हो गया। जो भी इसका आय था उसमें 9,000 की वृद्धि हो गई। अच्छा, इसका व्यय में कितने का वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे 12% लिख रहा है। तो आप खाली 33,000 का 12 निकालिए, जो बता रहे हैं उसको समझिएगा ध्यान से, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 0, 12 3 36 का 6, फिर लगा 3, 12 3 36 और 3 39। इसका मतलब हमारा 3,960 खर्चा बढ़ गया। पहले जो भी खर्चा था उसमें 3,000, तो हमारा बढ़ा 9,000। 9,000 में से ये 3,000 ये घट गया होगा, तो हमारा टोटल अभी वृद्धि कितना हुआ है, ये 0 हो गया, ये 10 में से 6 गया 4 हो गया, ये 0, 10 में से 6 गया 4 हो गया, ये आपका कितना हो गया 9, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, और ये हो गया 8 में से 3 गया 5। मतलब कुल मिला के 5,040 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले हम कितना बचा रहे थे, 12,000 रुपया। अब हमारे पास और ज़्यादा कितना बच जा रहेगा, 5,040 रुपये। इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना। आय में आपका 9,000 का वृद्धि हुआ है और व्यय में आपका 5,040 का वो हुआ है, भाई इधर व्यय वृद्धि हुआ है, ये 3,960 का। तो आपके पास जो पहले इनकम था, जो भी बचत था पहले, उस बचत में इतना और बढ़ जाएगा। इसका मतलब आंसर आपको कर देना आप सीधे कि 5040 अब बटा में 1 2 3 0 इंटू क्या कर देना 100। तो 3 0 से 3 0 कट गया, 12 चौके 48 हो गया है। अब 12 दूनी 24, 42% इसका आंसर है। अगर आप इसको 112 करेंगे ना तो पूरा बढ़ा हुआ आय आएगा, पूरा बढ़ा हुआ व्यय, इसमें से इसको घटाइएगा, यहाँ आएगा तो ये जुड़ के आएगा 12 5 17,000 ऐसे करके आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है ये भी, कैलकुलेशन से बचने के लिए तरीका बताएं आपको। ठीक है, आइए आगे चला जाए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार कितना है, 59.8 किलो प्रतिक्रित किया गया, और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 किलो के बजाय, एक आपको सवाल कराया था, टेक्निकल सवाल ये भी है। देखिए पहले 20 लोग हैं टोटल इसमें, और हमारा एवरेज जो है 59.8 है। 77 किलो के बजाय कितना पढ़ लिया, 68। तो पहले आपको बोले थे डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 2 का 7 का 9 का डिफरेंस आया, इसको 20 से भाग करेंगे तो 2 ही से करेंगे तो 0.45 आएगा, इसको भाग करेंगे तो 45 होता है ना, तो ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब अब करना क्या बताए थे, जोड़ना है कि घटाना है। तो देखिए गलती से आप क्या कर रहे हैं, 77 के बजाय 68 पढ़े हैं, तो 77 के बजाय 68 पढ़े तो कम पढ़े हैं, तो ये वैल्यू जो औसत भार आया होगा वो कम आया होगा, तो इसको ले जाके इसमें जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा। तो 59.8 में आपको 0.45 जोड़ देना है, तो जोड़ते ही आंसर आ जाएगा। तो 5 8 4 12 का 2, 9 1 10 और ये 6, तो 6.25, ये आंसर हो गया। तो आप सेकेंडों में क्वेश्चनों को डील कर पाएंगे, जल्दी जल्दी भी लगा पाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट समझाते हैं उस पर ध्यान रखा करिए। कंसेप्ट जो क्लास में जितना करा चुके हैं आप एक बार देखा करिए, और यहाँ भी जो समझा रहे हैं यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अब जब हम लोग रेगुलर क्लास लेने लगेंगे यूट्यूब पे ही, तो वहाँ हम आपको पूरा डिटेल में भी कंसेप्ट समझाएंगे और शार्ट में भी समझाएंगे। शार्ट करने लगेंगे तो 10 से 15 सेकेंड में आप सवाल करेंगे, तभी आप पास भी हो पाएंगे। बाकी इस तरह से पढ़ के पास नहीं हो सकते, पूरा डिटेल लगा देंगे तो लगाने के लिए घर पे टाइम रहता है, पेपर में ना शार्ट में टाइम रहता है, तो ही पास कर पाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, आराम से हम देखिएगा सब करा देंगे इसमें। ये देखिए, यदि वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से 3 बरस और 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का अनुपात जो है वो कितना है, 25:8 है। तो टेबल आपको बनाए होंगे तो आपको याद होगा, अगर 2 साल का जब हम लोग अंतर बनाते हैं यहाँ पे, तो 2 साल का अंतर ये वाला आता था, ये वाला। अब 3 साल के अंतर में ये वाला बात यहाँ कापी होता था, यहाँ भी कापी होता था, एक नया बात यहाँ आ जाता था।
तो ये सवाल में आपको दिया है कि ये 8 है, ये वाला कैसा है 8 है, तो 8 तो यहाँ 3 बार आ जाएगा, और तो 8 तरीके 24 हो गया, तो बस बचा एक ही ना, एक बचा। इसका मतलब यहीं एक ब्याज मिलता है 8 पे, तो 1/8 इंटू कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 12.5%। ये अपना ये आसान सवाल नहीं है, ये बहुत टेक्निकल सवाल है, और जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है बस ये समझे कि ये इसमें 3 बार छुपा रहता है, तो 8 तरीके 24, एक बचा है तो बस 1/8 करके लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हुए 12.5%। मान लीजिए कल को यही सवाल दूसरा बदल के आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख दे आपका, यहाँ पे 23 लिख दे और यहाँ पे 7 लिख दे, तो कैसे कर लेंगे? इसमें 3 बार छुपा हुआ है ना, 8 तरीके 24, तो एक बचा था, तो यहाँ 7 तरीके 21, 2 बचा, 2/7 करके इंटू 100 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 28 सही 4/7। इसको डिटेल में क्लास में समझाते भी कि क्यों ऐसे कर लेते हैं, ये बहुत आसान बात है, और डिटेल में जाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। देखिए ABC अपनी पूंजी जो है 1, 2, 4 में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद A ने निवेशित पूंजी का आधा भाग और B ने निवेशित पूंजी का बराबर धनराशि और निवेश की, ठीक है। जबकि C ने निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो ध्यान से बात को सुनिएगा। ये 1, 2, 4 में अनुपात निवेश किए हैं, तो यहाँ पे लगाया था ये 1 रुपया, ये लगाया था 2 रुपया, ये लगाया था 4 रुपया। कह रहे कि 6 माह के बाद, तो 6 माह के बाद तो 6 महीना तक यही पैसा चला, 6 महीना तक यही पैसा चला, और ये क्या किया निवेश किया, जबकि C ने, अच्छा ये भी 6 महीना तक चला। 6 महीने के बाद सब ने पैसे को छेड़ा है। अच्छा बार बार आपको ये बात समझाते हैं कि पैसा चाहे निकाल लिया जाएगा चाहे पैसा लगा दिया जाएगा, दोनों ही केसों में बीच में प्लस का साइन रहेगा, चाहे पैसा निकाल लिया जाए चाहे पैसा लगा दिया जाए। तो देखिए आपको हर केस में यहाँ प्लस रखना है, यहाँ भी आपको प्लस रखना है, यहाँ भी आपको प्लस रखना है। अब हो क्या रहा है कि 6 माह के बाद A ने निवेशित पूंजी का आधा निकाल लिया, तो A कितना पूंजी निवेश किया था, 1 किया था, तो आधा निकाल लिया तो आधा ही तो बचा, तो यहाँ पे आधा बच गया, इसका आधा पूंजी बचा। और ये क्या किया है, B ने निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि लगा दी, तो B ने निवेशित पूंजी कितना किया था 2, तो 2 के बराबर लगा दिया, तो 2 में 2 लगा दिया था कि निकाल लिया था, ये आधा भाग और B ने निवेशित पूंजी के बराबर और निवेश किया, अच्छा निवेश कर दिया, तो 1 था और आधा जोड़ देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा ये 3/2 हो जाएगा, 1 पहले से था उसका और आधा और लगाएगा, तो 1 और आधा कितना होता है 1.5, 1.5 को क्या बोलते हैं 3/2, तो इसको 3/2 बोलते हैं, 3/2 लिख दे रहा है ना, यहाँ पे लिख लेना 3/2, और यहाँ पे हो गया 2 × 6 और ये प्लस करके। अब देखिए ये B जो है और निवेश कर देता, कितना, B ने निवेशित पूंजी के बराबर ही कर दिया, तो 2 था तो 2 और कर दिया, तो कितना कर दिया 4 कर दिया। अब यहाँ पे इंटू कर लेना। अब ये आप इस ब्रैकेट में रखिएगा इसको, और इसको इस ब्रैकेट में, यही ना लाभ का अनुपात बनेगा, और इसको इस ब्रैकेट में रखिएगा ना। अब C क्या किया है, C जबकि C ने निवेशित पूंजी का 1/4 वापस ले लिया, तो 4 का 1/4 कितना होता है, 4 का 1 होता है, तो 4 में से 1 ले लिया 3, तो हो गया। अब ये 6 वर्ष के अंत में बताना है ना, वर्ष के अंत में, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया। अब इसको लगा लेंगे आराम से। देखिए 2 3 6, तो तितली के 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15, तो ये हो गया 15। यहाँ पे करेंगे तो 6 चौके 24 और 12, 24 और 12 कितना होता है 36। आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 6 3 18 और ये हो गया 24, तो 24 और 18 जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2, 1 लगाए, 2 1 3 1 4। अब आप 3 से कटा सकते हैं, 3 5 6 और 3 12 और 3 से कटाएंगे, 3 1 में 3 14, तो आंसर होगा आपका 5 12 14, तो 5 12 14 इसका आंसर होगा, तो 5 12 14 होगा। बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पूंजी चाहे निकाल लिया जाए चाहे लगा दिया जाए, यहाँ पे प्लस का साइन लगता है, लगाएगा तो यहाँ धन में ये धन जुट जाएगा, इस धन में ये धन जुट जाएगा, इसमें से घट जाएगा, लेकिन ये बीच का साइन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आ जाइए अब आगे वाले पे, 88 हो गया था, आगे चलिए 89 पे देख लीजिए। 10,000 मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 की फ्लैट छूट देता है। अगर 10,000 रुपये का आप खरीदेंगे तो फ्लैट छूटने का मतलब ऐसे ही आपको 500 छोड़ दिया, मतलब 9,500 में सामान दे देगा। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। अगर क्रेडिट कार्ड कोई लगा देता है तो 7% का एक्स्ट्रा छूट दे देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 10,000 के सामान पे आप नगद भुगतान जाके करेंगे तो उसमें से तो आपको 500 ऐसे ही छोड़ देगा वो, तो कितना हो जाएगा 9,500।
9,500 के सामान पे फिर आपको 7% का डिस्काउंट दे देगा, तो कितना हो जाएगा 93 बटा कितना हो जाएगा 100। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कटा देंगे, तब 95 इंटू 93 आंसर होगा। तो 3 पचे 15, किनारे 5 होना चाहिए, लेकिन किनारे 2 जगह 5 है। तो आपको एक और बात बताए थे, क्या बताए थे, अगर किनारे 2 जगह 5 हो जाएगा तो आपको एक और बात बताए थे। बात ये था कि लास्ट का 2 डिजिट निकाल लेना। तो लास्ट का 2 डिजिट कैसे निकालते थे, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, कहाँ से ये मच्छर बैठ गया इसी पे। हाँ देखिए 3 पचे 15, यहाँ देखिए 3 पचे 15, तो 15 आपको ऐसे लिख लेना है और ऐसे लाइन खींच लेना है। इधर करना है पहले से इसके पहले से इसमें दूसरे में, 3 9 27, 7 हो गया, और इसके दूसरे से इसके पहले में, तो 9 पचे 45, कितना हो गया 9 पचे 45, तो 5 हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, 7 5 12 1 13, 35 किनारे चाहिए। तो देखिए 35 यहाँ पे आंसर हो गया। आप चाहें तो गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 90 नंबर। कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 196/625 का है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो कल आपको एक थ्योरी बताए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा कि समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत परिमाप का अनुपात सब एक होता है, लेकिन बात जब क्षेत्रफल का हो जाता है तो उसी का स्क्वायर करते हैं तो निकलता है। तो अब यहाँ पे आपको स्क्वायर का ही दे दिया क्षेत्रफल का, तो आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो 196/625 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 14 का होता है, 14 का ही तो होता है, और ये कितना का होता है 25 का होता है, 625। तो आंसर होगा 14/25। ये काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है। तो ये 14/25 हो जाएगा, ठीक। आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 91 नंबर क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1200 रुपये में प्रतिशत लाभ 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो जो प्रतिशत लाभ है प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 20% का जो लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए जब लाभ हानि के बराबर हो जाता है तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दिया जाता है। ये बताए थे आपको, बताए होंगे क्लास में। बस आप ये समझिएगा कि लाभ हानि के बराबर होगा तो दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर दीजिए। तो 3200 का आधा कितना हो गया 1600। तो 1600 वस्तु का क्या हो गया क्रय हो गया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस पे बेचा जाएगा। तो 1600 का आप 120 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1600 का 120 निकाल दीजिए तो ये कट गया, एक जीरो है, 12 छके 72 का 2 लगा और 7 लगा, 12 के में 12 7 19, तो 1920 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1920 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी लाभ और हानि दोनों बराबर होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा आराम से, ठीक है। क्रय मूल्य आ जाएगा और वहां से बेच लीजिएगा। अब ये देखिए क्या बोल रहा है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, जो पुलिसकर्मी 600 मीटर आगे है। जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर, जो पुलिस और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते, तो पुलिसकर्मी यहाँ देखिए समय पूछ लिया, समय। तो देख लीजिए अभी वो सवाल आप सीखे होंगे। तो अब यहाँ पे जो चाल है, पहले चोर का चाल आप देख रहे हैं तो 8 है, पुलिस का चाल कितना है 10। तो आप निकालेंगे तो 4/5 होगा। तो गैप कितने का है 1 का, 1 का मान कितना है 600। तो 6 चौके कितना हो गया 2400 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 5 6 के 30 मीटर, माने 3000 मीटर। तो जो चोर भागेगा वो 3000 मीटर भागेगा, पुलिस भागेगा चोर भागेगा पुलिस भागेगा 3000 और चोर भागेगा 2400। लेकिन हमसे पूछा कितने देर में पकड़ लेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो आप इसका दूरी लेंगे तो आसान पड़ेगा, क्योंकि ये 3 किलोमीटर है और यहाँ पे इसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी और बटा में चाल, तो 3/10 घंटा में पकड़ेगा। ये दूरी किस में ले ली है किलोमीटर में, समय किस में लिए घंटा में, तो 3/10 घंटा हो गया। लेकिन ये सवाल का आंसर कैसा दिया मिनट में, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 60 से। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 मिनट। तो आंसर इसका हो जाएगा 18 मिनट। बात ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान देंगे तो आराम से ये सब सवाल लग जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट से क्या करेंगे हम लोग कि एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इस पर सीखेंगे और आपका स्पीड हम 100% बढ़ाएंगे। किसी तरह से हम डेली आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कुछ ना कुछ दे के स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, धन्यवाद।